नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में बढ़ते सड़क हादसों के मामले को धामी सरकार भी गंभीरता से ले रही है। यही कारण है कि अब सरकार ने सड़क दुर्घटना सुरक्षा नियमावली बनाने का निर्णय लिया है। इस नियमावली को तैयार करने में विशेषज्ञों की समिति गठित की जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पर सीएम धामी की अध्यक्षता में शासन के उच्च अधिकारियों की बैठक हुई है और बैठक के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ सड़क हादसों को लेकर चर्चा की। सड़क हादसों को लेकर सड़क दुर्घटना सुरक्षा नियमावली में चेंजेस यहां पर देखने को मिल रहे हैं और सीएम आवास पर जो है अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है। सीएम आवास पर अधिकारियों के साथ में बैठक की गई। उधर केदारनाथ उपचुनाव के रण में आरोप प्रत्यारोप के नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली के बुराड़ी में जो है केदारनाथ मंदिर निर्माण को लेकर सीएम धामी और बीजेपी को कांग्रेस घेर रही है, जिस पर जो है मुख्यमंत्री ने जवाबी हमला बोला है। सीएम ने कांग्रेस के कार्यकाल में मुंबई में बद्रीनाथ मंदिर निर्माण मुद्दा उठाते हुए कहा कि मंदिर के उद्घाटन में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद थे। यही नहीं, इस मंदिर का निर्माण पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बीकेटीसी अध्यक्ष रहते हुए हुआ था। वहीं सीएम धामी के आरोप पर गणेश गोदियाल ने अलकनंदा और मंदाकिनी के संग पर पवित्र जल हाथ में लेकर शपथ ली है कि मंदिर निर्माण में उनका कोई योगदान नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर अब आरोप प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मुख्यमंत्री और सरकार को घेरा है। जो लोग कहते थे उत्तराखंड में हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, वो लोग आज कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य बन गए हैं, हम शिला ले गए हैं। अरे भाई, आपने भी जो है बद्रीनाथ में बद्रीनाथ जी का मंदिर बंबई में जाकर स्थापित करवा दिया। उस समय में आप मुख्यमंत्री थे, हैं हमारे श्री गणेश गोदियाल जी बीकेटीसी के चेयरमैन थे। तो उस समय में जो है कहाँ चले गए थे भाई? आपने क्यों ऐसा काम किया जो आज कह रहे हो शिला ले गए हैं? हमें तो जैसे ही पता लगा कि उस मंदिर का नाम जो है केदारनाथ मंदिर रख रहे हैं या कोई इस प्रकार की बात हो रही लोगों के बीच में से, हम तुरंत कैबिनेट में हमने एक फैसला कर लिया, हमने नियम बना दिया कि आप कोई भी जो है हमारे धामों के नामों का दुरुपयोग नहीं कर पाएगा, कोई ट्रस्ट नहीं बना पाएगा। आखिर हमारे अंदर इच्छा शक्ति है, हम चाहते हैं, हम लोग सनातन को मानने वाले लोग हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री को थोड़ी शर्म आनी चाहिए। ना तो हमारे मुख्यमंत्री ने ये कहा कि इस मंदिर में आने से आप उत्तराखंड नहीं भी जाएंगे तो वही पुण्य मिल जाएगा, ना हमारे मुख्यमंत्री ने उसका महिमा मंडन किया। हनुमान जी के सैकड़ों मंदिर हैं, देवी के सैकड़ों मंदिर हैं, मंदिर बनाने में किसने मना किया? लेकिन जो बुराड़ी में हो रहा था उसको धाम का नाम दिया गया था, उसका विरोध था। जो क्यूआर कोड जारी किया गया था कि केदारनाथ धाम ट्रस्ट को जो है पैसा इस क्यूआर कोड में दे, और मैंने आप सबके सामने डेमो करके भी दिखाया। इनके कैबिनेट के फैसले के भी 5 दिन बाद भी उसमें पैसा जा रहा था और अभी हालिया दिन तक भी जा रहा था, वो सेठों की जेब में जा रहा था। ये जो ठगी थी उसका कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का उसमें उद्घाटन में जो उद्बोधन किया, उन्होंने जो ये कहा कि उत्तराखंड जाके केदारनाथ धाम जाकर जो पुण्य मिलेगा वही दिल्ली के बुराड़ी के मंदिर में भी आके पुण्य मिलेगा, हमारा इस चीज को विरोध था। उधर शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली और बैठक में स्मार्ट सिटी परियोजना एवं उससे संबंधित विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। और इस दौरान मंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं, जिसमें से क्रैश बिल्डिंग, मॉडर्न दून लाइब्रेरी, स्मार्ट वाटर एटीएम और परेड ग्राउंड रिनोवेशन, साथ ही ड्रेन, स्मार्ट रोड सहित 19 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जबकि ग्रीन बिल्डिंग का कार्य देर से शुरू होने के कारण अभी तक गतिमान है। उन्होंने अधिकारियों को स्मार्ट सिटी के शेष कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2025 तक ग्रीन बिल्डिंग का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। स्मार्ट सिटी का काम अब हमारा एक यदि हम काम को छोड़ दें तो लगभग हमारे सारे काम कंप्लीट हो गए। और जो एक काम है ग्रीन बिल्डिंग का, जो काम थोड़ा सा लेट भी स्टार्ट हुआ, कुछ
कारण बने थे। बीच में भी एक बार को काम रुका था, जिसमें कर्मचारी या मजदूर ठेकेदार के बीच कुछ छोटा मोटा एक विषय था, जिसको भी सॉर्ट आउट कर लिया गया है। काम आज शुरू हो रखा है और जो सीपीडब्ल्यू के अधिकारियों के द्वारा मुझे बताया गया कि अक्टूबर 2025 तक ये काम कंप्लीट होगा। इसमें चाहे बारिश से आए चाहे कुछ और हो, उस स्टेज से हम बाहर आ जाएंगे। बजट सत्र की पहली छमाही पूरी होने के बाद प्रदेश भर में जिस तरीके से लगातार सरकार आगामी बजट की तैयारी में जुट गई है, तो वित्त विभाग ने सभी विभागों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव भेजने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही जारी वित्तीय वर्ष के लिए पुनर्निरीक्षण बजट प्राक्कलन भी मांगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बीते सोमवार को देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में 6 छात्रों की मौत हो गई थी और इस हादसे में घायल एक छात्र अभी भी अस्पताल में जिंदगी के लिए और मौत से जंग लड़ रहा है। यह हादसा सुरक्षा संबंधी इंतजामों की पोल खोल गया है। वहां अब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि खबरों के माध्यम से मुझे पता चला कि हादसे से पहले छात्रों ने राजधानी की खाली सड़कों पर कार के कई चक्कर लगाए थे, लेकिन पुलिस की इन लोगों पर नजर क्यों नहीं पड़ी। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस ऐसे लोगों को क्यों नहीं देख पा रही है जो शराब का सेवन करके गाड़ी को चला रहे हैं। पूरे शहर में, जैसा मैं समाचार पत्रों से मुझे पढ़ने में मिला, तो पूरा राउंड यूनिवर्सिटी का मारा है। कहीं पर भी आखिर इन पर पुलिस की निगाह क्यों नहीं पड़ी। एक तो यह है कि पुलिस आखिर क्यों नहीं इस तरह से लोगों को देख पा रही है कि जो ड्रंकन स्थिति में और व्हीकल्स चला रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर लाशों पर भी राजनीति करने का आरोप लगाया है। दरअसल कांग्रेस ने देहरादून के ओएनजीसी चौक पर हुए सड़क हादसे के पीछे क्लब और पब की संस्कृति को बड़ी वजह बताया था, जिस पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि कांग्रेस लाशों पर भी राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि सड़क हादसे के पीछे कई वजहें होती हैं। उन्होंने कहा कि यदि देहरादून के ओएनजीसी चौक पर हुए सड़क हादसे के पीछे क्लब और पब की संस्कृति है, तो फिर अल्मोड़ा में हुए बस हादसे के पीछे की क्या वजह है। कि ये सरकारों पर आरोप देने का सब्जेक्ट नहीं है। क्या कांग्रेस ये कह सकती है कि उसके शासनकाल में कोई इस प्रकार की दुर्घटना नहीं घटी? संख्या कम ज्यादा हो सकती है, क्या वो कह सकती है क्या इस बात को? क्या पहाड़ में कौन से पब चल रहे हैं? अगर 36 लोगों की मृत्यु होती है और बस खाई में गिर जाती है, वहां कौन सा पब वहां के लोग गए हुए थे? ये गलत बात है। सिर्फ देखिए, लाशों पर राजनीति इसी को कहते हैं। लाशों पर राजनीति करने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस बहाने तलाशती है सरकार को घेरने के। वो मौत को भी मौत के तरीके से नहीं देख रही है, वो भी एक मौके की तरीके से देख रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इस प्रदेश के लिए। जबकि मेरा ये मानना है कि इतना जान माल का नुकसान हुआ है, इतने परिवार बर्बाद हो गए हैं, इतने परिवारों पर प्रभाव आया है, ये हम सबके लिए दुख का विषय है। इस पर तो हमको सुधारात्मक बात करनी चाहिए कि क्या बेहतर किया जा सकता है ताकि ऐसी घटनाएं भविष्य में न घटें। बीते दिनों बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में सदस्यता अभियान के तहत उत्तरकाशी से राजवीर परमार समेत सैकड़ों लोगों ने बीजेपी का दामन थामा। इस दौरान बीजेपी के गंगोत्री से विधायक सुरेश चौहान भी मौजूद थे। अपनी विधानसभा से सैकड़ों लोगों को सदस्य बनाने को लेकर उनका विशेष आभार भी व्यक्त किया है, जिसको लेकर सुरेश चौहान ने कहा कि बीजेपी का कुनवा लगातार बढ़ता जा रहा है और गंगोत्री विधानसभा से करीब 27,000 लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। देखो, गंगोत्री विधानसभा में लगभग जो है 27,000 के लगभग जो है सदस्यता लोगों ने ग्रहण की और लगातार पार्टी का कुनवा दिन पर दिन बढ़ रहा है और पूरे प्रदेश में भी
काफी अच्छी संख्या में जो है लोगों ने जो है पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। लगभग 18 लाख के लगभग जो है सदस्यता ग्रहण हो चुकी है और हमारी पूरी गंगोत्री विधानसभा में 70,000 के लगभग लोगों ने जो है सदस्यता ग्रहण की है। प्रधानमंत्री हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की जो देन है और जो भारतीय जनता पार्टी निरंतर आम व्यक्ति के लिए और जो हमारा एक नारा है कि अंतिम छोर का व्यक्ति आगे की लाइन पर खड़ा हो, उस दिशा में कि जो सबसे ज्यादा पिछड़ गया उसका विकास कैसे हो, चाहे आवास की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की, बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे लोगों का जो है मन जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर लगातार जो हमारी जो है भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और आज जो है लगातार जो सदस्यता जो है बन रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीते रोज अपने पोलिंग बूथ पर ब्राह्मण थाला से संगठन महापर्व के तहत संगठन चुनाव की प्रक्रिया का शुभारंभ किया और इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह राणा तथा शक्ति केंद्र सहयोगी विजयपाल सिंह रावत की उपस्थिति में सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर अमरीश प्रसाद थपलियाल को चुना गया। मंत्री पद पर वासुदेव थपलियाल सहित 12 सदस्यीय कमेटी का चुनाव किया गया। संगठन महापर्व के तहत राज्य के सभी 11,729 बूथों में संगठन इकाई का गठन किया जा रहा है और इसी क्रम में भट्ट ने अपने पैतृक गांव और बूथ ब्राह्मण थाला से इसका शुभारंभ किया। संगठन पर्व का तृतीय चरण प्रारंभ हो चुका है। आज से बूथ के चुनाव संगठन के प्रारंभ हो गए हैं। मैंने आज अपने बूथ से इसको प्रारंभ किया है। 20 तारीख तक सभी बूथों पर संगठन के चुनाव होंगे और 22 तारीख को दिल्ली के अंदर पुनः संगठन पर्व की बैठक होने वाली है, जिसमें मंडल अध्यक्ष का चुनाव, उसके बाद जिला अध्यक्ष का चुनाव और फिर प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की विजय तिथि घोषित होगी। और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी यथातिथि उत्तराखंड संगठन अपने इस संगठन पर्व को पूर्ण करेगा। जिन मंडलों में 50% बूथों का विधिवत चुनाव होगा, उसका मंडल अध्यक्ष का चुनाव होगा और मंडलों के अंदर 50%, जनपद के अंदर 50% मंडलों के संगठन चुनाव के बाद जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा और 50% अधिक जिलों के चुनाव के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। और मैं कह सकता हूँ उत्तराखंड के अंदर हम 100% चुनाव बूथ से लेकर मंडल जिले का करेंगे और संगठन पर्व का हम यथासमय अपने संगठन पर्व के कार्य को पूर्ण करेंगे। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है।
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलीथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलीथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बुलेटिन में खबरों का रुख करते हैं। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में भू कानून पर हुई बैठक के बाद सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस बैठक को राजनीतिक स्टंट बताते हुए सवाल खड़े किए हैं, और जबकि बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए इसे विकास विरोधी मानसिकता करार दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना कैबिनेट के बैठक बुलाना और जिलाधिकारी को नजरअंदाज करना जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास है। उन्होंने इसे गैर जरूरी और नियमों के खिलाफ बताया है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने करण माहरा की बातों को हताशा का परिणाम बताया है। करण माहरा जी का इतना ज्यादा इस चीजों को लेकर व्याकुल होना बिल्कुल जायज है। क्योंकि वो इस तरीके की चीजें उत्तराखंड में देखने के उसमें न कभी उन्होंने देखी, न वो कभी देखना चाहे हैं अपने सरकार के दौरान भी। सोचने वाली बात है, अब तक के उत्तराखंड के इतिहास में कोई भी मुख्यमंत्री बिना सत्र के वहां पर एक रात नहीं बिता कर आया है भराड़ीसैंण में। लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने वहां एक रात बिताई है बिना किसी सत्र के, और लोगों से बातचीत करी है, मॉर्निंग वॉक के दौरान वहां के कार्यों का जायजा लिया है। तो ये सारी चीजें करण माहरा को पच नहीं रही हैं, तब वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और क्यों, या जब कोई वहां पे राजधानी बनाने की बात होती है तब ये कहते हैं कि भाजपा उसको राजधानी बनाने नहीं देना चाहती है, और जब वहां पर भराड़ीसैंण में रहकर लोगों से बैठक कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, तो भी इनके पेट में दर्द है। तो मैं करण माहरा जी से ये कहना चाहूंगी कि करण माहरा जी अपने दिमाग का इलाज कराइए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आवश्यक है। आपको खुद नहीं पता कि आपको क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है। कांग्रेस ने नमामि गंगे योजना पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा, नमामि गंगे के नाम पर केंद्र सरकार हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है और अब भी गंगा प्रदूषित है, साफ नहीं है। उन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार से पैसा आता है उसकी बंदरबाट चल रही है। वहीं गिरिराज किशोर हिंदवाड़ा ने कहा कि अगर मोदी सरकार गंगा की सफाई में असफल होती है तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी से ही सवाल करेगी कि गंगा अभी तक साफ क्यों नहीं है। नमामि गंगे के नाम पे करोड़ों रुपए आप 14 से आप शासित हैं। 10 सालों का आपका कार्यकाल हो जाता है केंद्र में मोदी साहब के जो नेतृत्व में जो सरकार चल रही है। नमामि गंगे के नाम पे आप हजारों करोड़ रुपए आप खर्च कर चुके हैं। गंगा प्रदूषित है, साफ नहीं है। आज भी जो आपके बाइलॉज होते हैं या आज भी आपके कई सिंसियरिटी आप फोकस्ड नहीं होते हैं गंगा, वाकई गंगा को क्या जो सफाई अभियान है वो केवल फॉर्मली है, फॉर्मेलिटी है। पैसा आप जो आता है उसकी बंदरबाट चल रही है पूर्ण रूप से। आज निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी अगर कहीं करण माहरा जी के नेतृत्व में अगर चिंतित है तो इस वजह से चिंतित है कि गंगा अपने आप में जो है जिसको हम मां मानते हैं, और निश्चित रूप से हमारी पहचान ही
हिमालयी राज्य जो उत्तराखंड है, हमारी पहचान ही गंगा है। उधर उत्तराखंड में सड़क किनारे रेहड़ी ठेली या फर्ड लगाकर आजीविका चलाने वाले हजारों छोटे कारोबारियों के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत उत्तराखंड में 40,000 से ज्यादा छोटे व्यापारियों को कारोबार के लिए लोन दिया जा चुका है। उधर देहरादून जिला प्रशासन ने भूमि धोखाधड़ी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए डेडिकेटेड कंप्यूटर कियोस्क खोलने का फैसला लिया है। इसकी मदद से जमीन खरीदने वालों को रजिस्ट्री से पहले ही उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। जिलाधिकारी देहरादून सविल बंसल ने बताया कि दून में रजिस्ट्रार कार्यालय के पास जल्द ही डेडिकेटेड कंप्यूटर कियोस्क खोला जाएगा। अभी तक जितने भी हमने रजिस्ट्री ऑफिस के रिव्यूज लिए हैं और जितने भी लैंड फ्रॉड के केसेस को परयूज किया है, अवलोकन किया है, तो उसमें ये संज्ञान में आया है कि ज्यादातर लैंड फ्रॉड्स का जो कारण है, जो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, वो बायर की इग्नोरेंस है। कहीं ना कहीं पे जो बायर हैं उनको ये संज्ञानित नहीं हो पा रहा है कि कहाँ से वो उस जमीन के टुकड़े के बारे में डिटेल्स देखें कि उसका ऑलरेडी पहले ट्रांजैक्शन हो चुका है या नहीं, या वो पहले किसके नाम पे है, चढ़ी हुई है खतौनी में। हमारी रजिस्ट्री डिपार्टमेंट की एक इसमें वेबसाइट एग्जिस्ट करती है, e-registration.gov. भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर चंपावत जिले के नगरपालिका टनकपुर में जनजाति गौरव दिवस समारोह का आयोजन किया गया और इस अवसर पर वनराजी जनजाति गांव खिरद्वारी के ग्रामीणों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित लाइव प्रसारण सुनाया गया। जनपद चंपावत में खिरद्वारी जो हमारा ग्राम है, वनराजी जनजाति है वो निवास करते हैं, उसको दृष्टिगत रखते हुए आज जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया गया है, जिसमें हमारे खिरद्वारी ग्राम से जो व्यक्ति हैं वो यहाँ सम्मिलित हुए हैं और खिरद्वारी के विकास के लिए एक विस्तृत योजना, एक मास्टर प्लान निश्चित किया गया है, जिसमें उधर देहरादून के जॉलीग्रांट और पंतनगर एयरपोर्ट से 5 शहरों के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी है और इसके लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। हवाई सेवाओं का विस्तार होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और वहीं जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से भोपाल, पटना, पंतनगर से मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के लिए हवाई सेवा संचालित करने के लिए यूकाडा ने एविएशन कंपनी से आवेदन मांगे हैं। प्रदेश में पर्यटन के साथ ही औद्योगिक निवेश के मकसद से निवेश उत्तराखंड आते हैं, लेकिन अभी तक मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, भोपाल के लिए सीधी हवाई सेवा नहीं है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार अब नए शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने का प्रयास कर रही है। भगवान आबा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बोक्सा जनजाति समुदाय के लोगों से संवाद किया। कोटद्वार क्षेत्र के अंतर्गत हल्दुखाता के पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर बोक्सा जनजाति के महानुभाव सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। विभिन्न विभागों की 14 से 15 ऐसी स्कीम्स की और मल्टीपल डिपार्टमेंटल चीजों में जो सैचुरेशन का लेवल भी अचीव किया गया, जहाँ हमारे प्रयास किए गए उसके लिए मेरे द्वारा किया गया। टनकपुर में एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो गई और परिजनों के मुताबिक मौत का कारण मधुमक्खियों का हमला है, जिससे घबराकर दिल का दौरा पड़ा। जानकारी के अनुसार 50 वर्षीय एक व्यक्ति पिथौरागढ़ चुंगी के निकट पेड़ के नीचे बैठकर काम कर रहा था। इसी दौरान मधुमक्खियों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। चीख पुकार सुनकर लोगों ने व्यक्ति को मधुमक्खियों के झुंड से बचाकर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया। 4-5 लोग वहाँ बैठे हुए थे, भदगंज सप्लायर है उनके फील्ड में, जहाँ से ईंटें भरी जा रही थी, तो वहाँ पर अचानक ही मधुमक्खियों का हमला हुआ, जिसमें भागा दौड़ी के दौरान मतलब इसको काटा गया और ये जो है वहीं पर इसने समझ लो दम तोड़ दिया था। अभी कार्रवाई यही लाएगा उनको कि मतलब शायद हो सकता है कुछ बचाव हो जाए, लेकिन
यहाँ डॉक्टर साहब ने इसको मृत घोषित कर दिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का